नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ में दीदी। नमस्कार। मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम जयललिता की मौत की वजहों को लेकर सवाल उठाए। एक अर्जी की सुनवाई के दौरान जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि मीडिया में ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे इस मामले को लेकर शक पैदा होता है और उनको खुद भी जयललिता की मौत की वजहों को लेकर संदेह है। There was a statement from the Apollo that itself is enough, but the judge has negatived that and they said there is no urgency in moving the occasion bench. कोर्ट ने कहा जब जयललिता अस्पताल में भर्ती हुई थी तो बताया गया था कि वो सामान्य तौर पर खा पी रही थी और अब उनकी मौत के बाद सच सामने आना चाहिए। मामले की सही जांच के लिए हम जरूरत पड़ने पर जयललिता के शव को कब्र से क्यों नहीं निकलवा सकते। So judge want to think everybody is lying. I can't understand how he is gay, but we are ready to face it because nothing wrong in our side. बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब कहा जा रहा था कि जयललिता ठीक हो गई हैं। उसी दौरान 4 दिसंबर की शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 5 दिसंबर की रात को अपोलो अस्पताल ने जयललिता के निधन की पुष्टि की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 9 जनवरी को होगी। एआईएडीएमके की जनरल बॉडी मीटिंग में आज शशिकला नटराजन को जयललिता का औपचारिक उत्तराधिकारी चुन लिया गया। मीटिंग में शशिकला को पार्टी महासचिव चुना गया है, यानी पार्टी की कमान अब शशिकला के हाथ में होगी। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम से उन्हें चुनौती मिल सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं और सर्वसम्मति से उनके नेतृत्व में काम करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। जनरल बॉडी मीटिंग में शशिकला मौजूद नहीं थी। मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव लेकर खुद शशिकला नटराजन को देने उनके घर गए। शशिकला ने पनीर सेल्वम के हाथों से पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शशिकला 20 साल तक जयललिता की सबसे करीबी रही। 2011 में आरोप लगा कि शशिकला ने जयललिता को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके बाद जयललिता ने शशिकला को अपने घर और पार्टी से निकाल दिया। शशिकला के माफी मांगने पर जयललिता ने उन्हें दोबारा दोस्त के तौर पर अपना लिया। जयललिता के निधन पर शशिकला ने भी अंतिम संस्कार की कुछ रस्में निभाई। एआईएडीएमके की बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें जयललिता के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी है। मुलायम सिंह के साथ सीएम अखिलेश की बैठक चल रही है। विधायकों से मिलने के बाद अखिलेश और मुलायम सिंह की मीटिंग में थोड़ी देर बाद शिवपाल यादव भी पहुंच गए। इससे पहले आज सीएम अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। एक बार हम अखिलेश यादव के घर के बाहर का दृश्य आपको दिखा दें कि यहाँ पर किस तरह से उनके समर्थकों का जमावड़ा है और नारेबाजी अब से थोड़ी देर पहले की जा रही थी और जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर हैं और विधायकों के साथ अखिलेश यादव पास कालिदास मार्ग के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। टिकट बंटवारे पर खींचतान के बीच अखिलेश के समर्थन में लखनऊ में पोस्टर लगाए गए। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस आशा और विश्वास के साथ हमको अपने लिस्ट में नाम रखा मझवा विधानसभा मिर्जापुर से, उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आए हैं। नहीं, मैं उनसे भी लोग कहूँगा, मुख्यमंत्री को बात करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी याचना करूँगा कि मुझे टिकट दिया जाए। मैं काफी समय से लगा हुआ हूँ। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में चल रही इस हलचल को ड्रामा बताया। वो टिकट किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं ये उनके घर का मसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो मुद्दे हैं और जो उन्होंने आश्वासन दिए थे प्रदेश को, उसमें पूरी तरह से विफल हुए हैं। कल मुलायम सिंह यादव ने एसपी के 325 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में अखिलेश के करीबियों के टिकट काट दिए गए थे। कैंडिडेट्स की लिस्ट में शिवपाल के करीबियों को टिकट मिले हैं। समाजवादी पार्टी में 176 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन किए जाने से भी इनकार किया है। नोटबंदी के फैसले पर समर्थन के लिए आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनता का आभार जताया। वित्त मंत्री ने दावा किया कि देश भर में लोगों ने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। अरुण जेटली ने भरोसा दिया कि सरकार के पास पर्याप्त कैश मौजूद है और बाजार में जल्द ही 500 के नोट भी आएंगे। एक बहुत बड़ा
पैसा जो गुमनामी में था आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है या उसके आधार पर जो कारोबार होता है उस पर लगेगा। बैंक की क्षमता भी ऋण देने की बढ़ती है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। रीमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। रिजर्व बैंक के पास अभी भी पर्याप्त करेंसी है और बहुत अधिक मात्रा में करेंसी रीसर्कुलेशन में भी आ गई है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी के दौरान टैक्स कलेक्शन में भारी इजाफे का भी दावा किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाने का दावा किया। वित्त मंत्री के मुताबिक 19 दिसंबर तक इनकम टैक्स कलेक्शन में 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। नोटबंदी के बाद प्रत्यक्ष कर में 13.6% का इजाफा हुआ। वित्त मंत्री ने नोटबंदी के बाद अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म में भी बढ़ोतरी का दावा किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी दावा किया है कि देश भर में नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद एक भी जगह विरोध प्रदर्शन की घटना सामने नहीं आई। नए साल की शुरुआत से पहले पीएम मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी नोटबंदी की मियाद खत्म होने के बाद का रोड मैप जनता के सामने रख सकते हैं और नोटबंदी के दौरान जब्त काले धन का ब्यौरा भी दे सकते हैं। सरकार की ओर से भी पीएम के भाषण के दौरान बड़े ऐलान होने के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री का जो भी भाषण होता है वो नई जानकारी लेकर आता है और देश के लिए ये एक वास्तव में बहुत शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री इतने क्रिएटिव बात करते हैं कि दूसरे दलों के लोग सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान नोटबंदी के दौरान जमा हुई पुरानी करेंसी पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा गड़बड़ी करने वाले बैंकों पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी साझा करने की उम्मीद है। गरीब कल्याण योजना के तहत आए काले धन के इस्तेमाल पर ऐलान किया जा सकता है। पीएम मोदी बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई रियायतों का भी ऐलान हो सकता है। नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों को देखते हुए सरकार ने भी सभी मंत्रियों से कम 10 जगहों का दौरा कर नोटबंदी के फायदे बताने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने आज नोटबंदी को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने काले धन को लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच नहीं कराए जाने का आरोप लगाया और नोटबंदी के बाद लगातार नए ऐलानों को लेकर आरबीआई की नीतियों पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सभी इकाइयों के बैंक खातों की डिटेल्स 1 मार्च 2016 से 8 नवंबर 2016 के बीच में सार्वजनिक करें। भाजपा के नेताओं और लोगों की इस धंधे में जो संलिप्त है कोई जांच मोदी जी नहीं कर रहे। ऐसा मोदी सरकार ने आरबीआई, जिसको हमने जो पूरा देश कहता है, कांग्रेस तो कहती है, वो रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया। कांग्रेस ने 2 और 3 जनवरी को नोटबंदी के विरोध में पूरे देश में जिला स्तर का नोटबंदी के खिलाफ सम्मेलन आयोजित करने का भी ऐलान किया है।